मैं चाहता था स्क्रीन के सामने वाले अपने इस हैंडसम चेहरे से सब कुछ जीत सकता था, लेकिन मैंने वापस लौटने के लिए सबसे क्रेजी तरीका चुना। किसी में मुझ पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं थी, किसी की सांस तक नहीं चल रही थी। जब उन प्लेयर्स ने मेरे बॉडी पर कब्जा किया तो उन्हें लगा कि ये उनके लिए एक जैकपॉट है, क्योंकि हर एक टारगेट लड़की की मेरे लिए शुरुआती लाइकिंग 90% से ऊपर थी। हाँ, मुझे सब पसंद करती थी, लेकिन उन बेवकूफों ने अपनी घिनौनी झूठी चालाकियों और गिड़गिड़ाने वाले तरीकों से एक अच्छे खासे मौके को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। जब तक 10वें प्लेयर को सिस्टम ने खत्म नहीं कर दिया, तब तक वो उन औरतों के कपड़े के कोने तक नहीं छू पाए थे। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि जब वो कुत्तों की तरह उन औरतों को खुश करने में लगे थे, उससे पहले ही उन औरतों को ये बात समझ आ गई थी कि बॉडी के अंदर का इंसान बदल चुका है। मैं हवा में तैरते हुए ये सब देखकर धीरे धीरे हंस रहा था। क्या एक शर्त लगाओगे? मुझे वापस भेज दो। बस 3 महीनों में मैं उन सारी औरतों को मेरे सामने घुटनों के बल बैठा दूंगा। सिस्टम ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अच्छा ऐसा है? तुम्हारे हिसाब से चुने गए 10 चालाक प्लेयर का एक बार भी कामयाब हुए? सिस्टम मेरी बात सुनकर काफी देर तक खामोश रहा, फिर वो एग्री कर गया। तुम्हें 2 दिन देता हूँ, अगर पहला स्टेज फेल हुआ तो तुम्हारा हाल उन सब से 10 गुना बदतर कर दूंगा। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, ये डील है। तभी एक सफेद रोशनी चमकी और मैंने एक अजीब से पिंक रंग के रेशमी बेड पर अपनी आंखें खोली। मैं तुरंत भागकर आईने के सामने गया। मेरा चेहरा डर लगने की हद तक पीला पड़ चुका था। कलाई पर सिंपैथी पाने के लिए बनाया गया वो बदसूरत चोट का निशान अभी भी चुप रहा था। मेरी आंखों में एक नफरत सी दौड़ गई। कितना गंदा लग रहा है। मेरी बॉडी की ऐसी हालत कर दी उन्होंने। सर की आवाज के साथ मैंने झटके से पर्दे हटा दिए और तेज धूप ने पल भर में मेरे कमरे को रोशनी से भर दिया। अब वक्त आ गया है कि मैं अपना सब कुछ वापस लूं। तभी बटलर ने दरवाजा खोला और अंदर आया। वो बस बोलने ही वाला था, बड़े साहब, घर के मालिक ने आपको बुलाया है। मैंने बिना सोचे उस सस्ते कागज के तारों से भरी कांच की बोतल को एक झटके में जमीन पर गिरा दिया। कांच के टुकड़े और वो सस्ते कागज के तारे पूरे जमीन पर बिखर गए। सच कहूं तो वो कचरा था जिसे पिछले प्लेयर ने पूरे 1 महीने की मेहनत से तैयार किया था, ताकि वो उसे ले जाकर उस लड़की को खुश कर सके। मेरा तो उस पर देखने का भी मन नहीं था। मैं उन कागज के टुकड़ों को लात मारते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरा। डाइनिंग रूम का माहौल ऐसा था कि किसी का भी दम घुट जाए। मेरे पापा फांग फू फाइनेंशियल रिपोर्ट देख रहे थे और उन्होंने अपना सिर तक नहीं उठाया। अपने इस बेटे से जो न सिर्फ रास्ते से भटक गया था, बल्कि पूरे शहर का मजाक बन चुका था, वो उससे पूरी तरह निराश हो चुके थे। तुम्हारी काली करतूतें पूरे शहर में फैल चुकी है। आज से मॉरिस एकेडमी जाने की जरूरत नहीं है। अब और खानदान की नाक मत कटवाओ। मैंने कुर्सी खींची और बैठ गया। मेरी आवाज उनकी आवाज से ज्यादा ठंडी और भारी थी। आप मेरा नाम कटवाना चाहते हैं? तुम सी क्लास में सबसे आखिर नंबर पर हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी मैं अब और नहीं संभाल सकता। मैं बोला, मेरे लिए एक आखिरी मौका मांगिए। अपनी दोनों उंगलियों के बीच मैंने उस जेड ग्रेड के बैच को पकड़ा, जो कि एक बेइज्जती की निशानी था। अगले महीने की परीक्षा में मैं अपनी असली जगह वापस ले लूंगा। मेरी बात सुनकर पिताजी के हाथों में थमा अखबार थोड़ा कांप गया। ये बात करने का अंदाज उनके लिए बहुत जाना पहचाना था। उन्होंने अखबार नीचे रखा और अपनी बोहें सिकोड़ ली। मैं सीधे उनकी आंखों में देख रहा था और एक कदम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। चाहे मैं पहले जैसा भी रहा हूँ, अगर इस बार मैं नाकाम हुआ तो मैं खुद अपनी मर्जी से सारी जायदाद और शेयर्स का हक छोड़ दूंगा और खुद इस फांग परिवार से बाहर भी निकल जाऊंगा। मैंने अपने पीछे हटने के सारे रास्ते खुद ही बंद कर दिए थे। चाहे मुझे सच में बाहर ही निकाल दिया जाता, मेरी काबिलियत के दम पर मैं तब भी एक शानदार जिंदगी जी सकता था। लेकिन ये सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई थी जो मुझे हर हाल में जीतनी थी। पिताजी ने मुझे बहुत गौर से देखा और आखिर में एक गहरी सांस ली। ये आखिरी महीना है, मैं उन बूढ़े डायरेक्टर्स को संभाल लूंगा। मैं अपनी उस धूल जमी हुई सुपर कार को चला कर लाया और उसे मॉरिस एकेडमी के गेट पर रोक दिया। मैं कार के दरवाजे पे टिक के बड़े आराम से उस बड़े से स्कूल के स्लोगन वाले पत्थर को देख रहा था। 3 साल पहले उस पर लिखा स्लोगन खुद मैंने अपने हाथों से ही लिखा था। तभी एक अजीब सा हेयर स्टाइल वाला लड़का मेरे सामने अकड़ते हुए आया। उसके चेहरे पे साफ साफ दुश्मनी और बदमाशी दिख रही थी। अरे, ये हमारे फांग खानदान के बड़े साहब नहीं है? उसके हाथ में मौजूद पेन की नोक बुरी नीयत से मेरी पीठ पर आके चुभी। सुना है तुम पिछले हफ्ते जबरदस्ती लियू परिवार की पार्टी में घुस गए थे और लियू खानदान की बेटी ने तुम्हें कचरे की तरह स्विमिंग पूल में फेंकवा दिया था। वहाँ का पानी कैसा था? पीने में मजा आया? मेरे आसपास जितने भी लोग खड़े थे वो इस बात को सुनकर जोर से हंसने लगे। ओ हाँ, याद आया। सुना है तुम्हारी हिम्मत बाई डायरेक्टर के पियानो को छूने की भी हुई थी, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि तुम्हें भी पियानो के साथ साथ बाहर फेंकवा दिया गया था। अब ये बात सुनने के बाद सब और ज्यादा जोर से हंस रहे थे। ठीक उसी वक्त मेरे दिमाग में रोबोट जैसी चढ़ाने वाली एक आवाज गूंजी। फर्स्ट स्टेज टास्क, टारगेट पर्सन है बाय निंगमिंग। बाय निंगमिंग के इमोशंस का उतार चढ़ाव 50 तक पहुंचना चाहिए। बचा हुआ समय 47 घंटे 59 मिनट। बाय निंगमिंग इस पूरे शहर की सबसे कम उम्र की म्यूजिक जीनियस, संगीत की दीवानी थी और बाई खानदान की वारिस भी। ओ, तो पिछले प्लेयर को जबरदस्ती बाहर फेंकवा दिया गया था। क्या यही वो प्लेयर थे जिसे तुमने टास्क के लिए चुना था? मैंने सार्केज़म मारते हुए सिस्टम से पूछा और सिस्टम का मजाक भी उड़ाया। सिस्टम ने सच में निकम्मों की फौज चुन रखी थी। सामने खड़ा वो लड़का और आसपास के लोग और तेजी से हंसने लगे। उस लड़के ने तो मेरा कॉलर पकड़ने के लिए हाथ भी आगे बढ़ा दिया। तुम बस एक ऐसे आवारा हो जिसे फांग परिवार ने छोड़ दिया है। लेकिन तभी थप्पड़ की एक जोरदार आवाज आसमान से गिरी बिजली की तरह गूंजी और पूरा शोर पल भर में सन्नाटे में बदल गया। वो लड़का अपना गाल पकड़े खड़ा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसका आधा चेहरा देखते ही देखते बुरी तरह
लाल पड़ गया और सूज गया। छी, कितना गंदा है। मैंने नफरत से हाथ झाड़े, जैसे कि मैंने अभी अभी कोई मच्छर या मक्खी मारा हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मारा। वो लड़का गुस्से से चिल्लाते हुए मुझ पर झपटा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम आज भी 3 साल पहले वाले फांग युआन हो? तुम अब सिर्फ एक कचरा हो। वो अजीब तरीके से हाथ पर मारते हुए मेरी शर्ट पकड़ने की कोशिश करने लगा। मैं बस जरा सा एक तरफ हटा। मैंने अपने आप को इतने अच्छे संभाला जैसे कि मैं कोई डांस कर रहा हूँ। उसका वार खाली गया और वो अपना बैलेंस को बैठा और वो वहीं सबके सामने मुंह के बल बेहद बुरी तरीके से गिर पड़ा। उसकी पैंट घिस के फट गई और उसकी जिप भी खुल गई। पूरी तरीके से धूल से सन गया था। आसपास खड़े लोगों ने हैरान होकर एक गहरी सांस ली। क्या ये सच में वही इंसान है जो दूसरों के तलवे चाटता था, जो किसी की भी हाथों की कठपुतली बन जाता था? क्या ये वही आवारा फांग युआन है? मैंने नीचे झुककर उस लड़के का कॉलर कस के पकड़ा और उसे सर उठाने पर मजबूर किया और मेरी आंखों में एक जानलेवा ठंडक थी। जो बात तुमने अभी कही, क्या उसे एक बार फिर दोहराने की हिम्मत है तुम में? ठीक उसी वक्त एक बेहद ठंडी और संभली हुई आवाज गूंजी, तुम सब अब हद में रहो। कुछ ही कदमों की दूरी पर बाय निंगमिंग अपनी ठंडी नजरों से मुझे घूर रही थी। सिस्टम का नोटिफिकेशन आया, टारगेट बाय निंगमिंग अब लॉक हो चुकी है। उसकी आपके लिए लाइकिंग वैल्यू अभी -70 है। उसकी लंबी और खूबसूरत उंगलियां एक फाइल के पन्ने पलट रही थी, जो कि मेरी हरकतों और सजाओं के लिए एक लंबा चौड़ा रिकॉर्ड था। मैं वहाँ से हटा नहीं, बल्कि मजे लेते हुए मैंने अपने दोनों हाथ बांध लिए और बेझिझक अपनी नजरों से उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। बाय निंगमिंग को मेरा इस तरह सीधे घूरना अजीब लगा। उसकी बोहें थोड़ी और सिकुड़ गई। 13वीं बार स्कूल के डिसिप्लिन को तोड़ना, 5वीं बार मारपीट करना। फांग युआन, स्कूल के नियमों के मुताबिक स्टूडेंट काउंसिल के पास तुम्हें सस्पेंड करने का पूरा हक है। लेकिन मैं डरा नहीं, बल्कि एक कदम और आगे बढ़कर मैं उसके बिल्कुल करीब आ गया। मेरी उंगलियों ने उसकी यूनिफॉर्म के कॉलर को हल्के से छुआ और उस महंगे कपड़े के ऊपर से ही मैं उसी कॉलर बोन के पास उंगली से घेरा बनाने लगा। ये वही जगह थी जहाँ मैंने कभी उसकी कॉलर बोन पर अपने दांतों के निशान छोड़े थे। या हमारी प्रेसिडेंट इतनी ही कड़ी और नियमों की पक्की है? ये सुनते ही बाय निंगमिंग की आंखों में गुस्सा आ गया। वो मेरा हाथ झटकने ही वाली थी, लेकिन तभी मेरे शरीर से निकलने वाली वो बेहद मनमोहक खुशबू की नाक में समा गई। उसकी आंखों की पुतलियां एकदम से खुल गई, क्योंकि ये खुशबू सिर्फ असली फांग युआन की ही हुआ करती थी। आसपास तमाशा देख रही भीड़ के मुंह से अचानक हैरानी की चीख निकल पड़ी, जैसे कि उन्होंने दुनिया का कोई अजूबा देख लिया हो। बाय निंगमिंग तुरंत होश में आई। तभी उसे एहसास हुआ कि हम बहुत अजीब पोजीशन में थे और काफी ज्यादा करीब थे। उसने बेहद गुस्से और सख्ती में मेरी कलाई पकड़ ली और पूरी ताकत से मेरा हाथ पीछे मरोड़कर मुझे उस ठंडे स्लोगन वाले पत्थर पर टिका दिया। स्टूडेंट काउंसिल की वो बेहद संस्कारी और कड़क प्रेसिडेंट आज पूरे स्कूल के सामने इस निकम्मे और गिड़गिड़ाने वाले लड़के के साथ इस हालत में उलझी हुई थी। उस संगमरमर की ठंडक मेरी यूनिफॉर्म को चीरती हुई मेरी पीठ में चुभने लगी, जिससे मुझे भी थोड़ा गुस्सा आया। तो थोड़ी नीचे झुकी। उसकी गर्म सांसें और छुपा हुआ गुस्सा मेरे कानों के पास महसूस हो रहा था। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि सिर्फ हम दोनों ही सुन सकते थे। तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि तुम इस खुशबू का परफ्यूम इस्तेमाल करो। चलो जाओ, भागो यहाँ से अपने क्लास सी में। अगर दोबारा तुम्हारी कोई गलती मेरे हाथ लगी तो मैं खुद तुम्हें इस मॉरिस एकेडमी से धक्के मारकर बाहर निकालूंगी। सिस्टम की वो बकवास रोबोटिक आवाज फिर से मजे लेते हुए गूंजी। बाय निंगमिंग की लाइकिंग वैल्यू अब -80 हो चुकी है, लेकिन मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ये वैल्यू जितनी खराब और माइनस में होगी उतना ही अच्छा है। इस चीज से साफ पता चलता था कि उसे उन नकली प्लेयर से कितनी नफरत हो चुकी थी। अब जैसे ही मैंने क्लास सी का दरवाजा धक्का मारकर खोला, वहाँ चल रहा सारा शोर एक झटके में शांत हो गया। साफ था कि बाहर जो कुछ भी हुआ उसकी खबर पूरे स्कूल में फैल चुकी थी। उन सब की नजरों में मेरे लिए ताने, नफरत और एक अजीब सा शक छुपा हुआ था। मैंने उनकी तरफ ध्यान न देते हुए सीधे कोने में मौजूद अपनी उस धूल से सनी हुई पुरानी सीट की तरफ कदम बढ़ा दिया। तभी एक सुनहरे बालों वाली लड़की ने अजीब से लहजे में ताना मारा, इतना स्टाइल क्या मार रहे हो? आखिर हो तो तुम एक बेकार कचरा ही जो जल्द ही यहाँ से लात खाकर निकलने वाला है। ये लड़की सी क्लास की मॉनिटर लियान शिन थी और सुबह जिस लड़की की मैंने पिटाई की थी वो उसकी सबसे बड़ी चमची थी। समय पर वो अपने दोस्त का बदला लेने के लिए उतावली हो रही थी। मेरे कदम रुक गए। मैं धीरे से पीछे घूमा। मेरे चेहरे का वो बेफिक्र अंदाज गायब हो चुका था और उसकी जगह एक डरा देने वाली ठंडक आ गई थी। मेरी आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन वो किसी ठंडे खंजर की तरह हर किसी के कानों में चुभ रही थी। तुम बहुत बकवास करती हो। लियान शिन का दिल मेरी उस नजर को देखकर जोर से धड़क उठा और पल भर में उसकी पीठ पसीने से भीग गई, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। उसे लगा कि वो एक निकम्मे लड़के से कैसे डर सकती है। उसने अपने डर को छुपाने के लिए और ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुम पूरे दिन एक कुत्ते की तरह अमीर घर की लड़कियों के आगे पीछे पूंछ हिलाते रहते हो। दूसरों की नजरों में तुम्हारी औकात एक जोकर से ज्यादा नहीं है। हवा को चीरती हुई एक बेहद तेज और पैनी आवाज गूंजी और लियान शिन की चीखती हुई आवाज वहीं के वहीं टिक गई। उसके कुछ बाल कटते हुए जमीन पर गिरे। उसने कांपते हुए अपनी गर्दन घुमाकर देखा। एक फाउंटेन पेन उसके कान के पास मौजूद दीवार में गहराई तक धंसा हुआ था। वो दीवार के अंदर काफी अंदर तक जा चुका था और उसकी कनपट्टी से आधे इंच की दूरी पर था। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया, लेकिन मैं तब तक आराम से अपनी सीट पर बैठ चुका था और बेहद बेफिक्री से अपने हाथ में एक दूसरा पेन घुमा रहा था। मेरे होठों पर एक कमाल की मुस्कान थी। मैंने नजरें उठाई और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, माफ करना, हाथ फिसल गया था। पूरी क्लास के होश उड़ गए। लियान शिन का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया था। उसके पैर कांप रहे थे और उसके गले से एक अटकी हुई और दबी हुई आवाज निकली, कोई बात नहीं फांग। ठीक उसी वक्त क्लास का पीरियड शुरू होने का घंटा बज गया, जिसने एक तरीके से उस लड़की की जान बचा ली। ये पीरियड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का था और पोडियम पर इस फील्ड के सबसे बड़े और बुजुर्ग प्रोफेसर खड़े थे। प्रोफेसर ने टेबल थपथपाई और कहा,
सब लोग अपना होमवर्क आगे बढ़ाओ। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी और धूल भरे बैग में से मुड़ा तोड़ा कागज का पन्ना निकाला। ये एक बेहद पेचीदा और मुश्किल इंटरनेशनल बिजनेस डील की एक एनालिसिस रिपोर्ट थी, लेकिन इसकी बैकग्राउंड काफी मजेदार थी। इस होमवर्क का संबंध शैंग परिवार से था। प्रोफेसर होमवर्क इकट्ठा करते हुए लगातार अपना सिर हिला रहे थे और निराश हो रहे थे। ये सी क्लास के लोग सिर्फ फालतू की आशिकी और शायरी जैसी चीजें लिखते हैं। ये सीधे सीधे फाइनेंस सब्जेक्ट की बेइज्जती है। बाय द वे, होमवर्क स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट सांग सिंची के कहने पे दिया गया था ताकि शांग परिवार जो अफ्रीका में एक बड़ी डील करने जा रहा है उसमें कुछ मदद मिल सके। सांग सिंची गिने चुने उन जीनियस लोगों में से थी जिसे प्रोफेसर ने देखा था। रही बात पहले नंबर की जीनियस की, तो प्रोफेसर की वो उदास और उलझी हुई नजर सीधे कोने में बैठे हुए मुझ पर आ टिक गई। जो इस समय पर पेन से कुछ लिख रहा था, वो लड़का जिसने बस 15 साल की उम्र में डूबते हुए फांग परिवार को दोबारा खड़ा कर दिया था, एक असली बिजनेस जीनियस, यानी कि असली फांग युआन, यानी कि मैं। प्रोफेसर अब मेरे पास आए और रुक गए। उनकी आवाज में गहरी निराशा और दुख था। क्या इस बार भी तुम्हारा होमवर्क जमा करने का कोई इरादा नहीं है? मैंने अपना सिर नहीं उठाया। मेरा पेन उस मुश्किल और उलझी हुई रिपोर्ट पर बेहद तेजी से चल रहा था। मैं सिर्फ उस सवाल का जवाब नहीं लिख रहा था, बल्कि मैं शांग परिवार के बेहद चालाकी से बुने गए चार और प्लान के परकच्चे उड़ा रहा था। प्रोफेसर को लगा कि मैं उनकी बात को नजरअंदाज कर रहा हूँ और उन्हें गुस्सा आने वाला था कि तभी अचानक उनकी नजर मेरे टेबल पर पड़े उस पन्ने पर गई। अगले ही पल वो पूरी तरह शॉक्ड रह गए। मेरे पेन ने आखिरी और एक बेहद सटीक लाइन खींची और इंक उस पन्ने पर फैल गई। मैंने अपनी 2 उंगलियों से उस कागज को पकड़ा और हल्के से आगे बढ़ा दिया, जैसे कोई कचरा फेंक रहा हो, और उसे सीधा प्रोफेसर के सामने रख दिया। प्रोफेसर ने नीचे देखा और उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस कागज पर इतने सारे मुश्किल और सटीक फॉर्मूले लिखे हुए थे जो सीधे उस बिजनेस डील की सबसे बड़ी और छुपी हुई कमजोरी की तरफ इशारा कर रहे। और मैंने न सिर्फ उसे ढूंढ निकाला, बल्कि उसके बगल में रेड पेन से बड़ी घमंड में एक नोट भी लिख दिया, शॉर्ट सेलिंग करो। एक भी कदम की गलती हुई तो भारी नुकसान होगा, और अगर सही दाद लगा तो मुनाफा 300% से भी ज्यादा होगा। ये कोई मामूली होमवर्क या असाइनमेंट नहीं था, ये सीधी सीधे एक खुली चुनौती और धमकी भरा नोट था। अगर मैं इस प्लान के मुताबिक शांग परिवार की उस डील में दखल देता तो शांग परिवार को ऐसा नुकसान होता जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था। प्रोफेसर के हाथ बिना किसी कंट्रोल के बुरी तरह कांप रहे थे। वो कागज उनके हाथ में खड़खड़ा रहा था। उन्होंने झटके से अपना सिर उठाया और मुझे इस तरह देखने लगे जैसे वो किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी भूत या मॉन्स्टर को देख रहे हो। तुम ये कैसे कर सकते हो? मैंने अपना हाथ अपने चिन के नीचे रखा, बेहद आलस से अपनी पलकें उठाई और उनकी तरफ देखते हुए बोला, क्यों? क्या प्रोफेसर साहब को लगता है कि मेरे इस जवाब में कोई गलती है? प्रोफेसर के चेहरे का रंग बार बार बदलते रहा। आखिरकार उन्होंने एक गहरी सांस ली और बेहद सावधानी से उस कागज को मोड़ा। ये रिपोर्ट मैं खुद प्रेसिडेंट शांग के हाथ में सौंपूंगा। प्रेसिडेंट शांग यानी शांग सिंची। ये सुनते ही पूरी क्लास में खलबली मच गई। वो जो सबसे ऊपर सबकी पहुंच से दूर स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट है और शांग परिवार के अगले वारिस शांग सिंची। उनकी बातें सुनकर मैं बस धीरे से मुस्कुराया, जैसी आपकी मर्जी। इसके बाद मैंने अपना सिर घुमाया और खिड़की के बाहर देखने लगा। मैंने बहुत धीमी आवाज में खुद से कहा, चलो अच्छा ही है, मैं भी स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट से मिलना चाहता हूँ। स्टूडेंट काउंसिल का ऑफिस, प्रेसिडेंट शांग। सी क्लास से लेकर वाई क्लास की रिपोर्ट है। असिस्टेंट ने सावधानी से फाइलों का एक बड़ा सा ढेर टेबल पर रख दिया, लेकिन सांग सिंची ने अपना सिर तक नहीं उठाया। उसकी नजरें पूरी तरह सामने रखे फाइनेंशियल मॉडल पर टिकी थी। सी क्लास से वाई क्लास तक के लोग उसके लिए बस एक फालतू के शोर की तरह थे। वो खुद भी नहीं जानती थी क्यों उसके दिल के कोने में अजीब सी बेचैनी थी जो कि जाने का नाम नहीं ले रही थी। पर जब सारी रिपोर्ट उसके सामने थी तो उसे लगा कि वो जरूरत से ज्यादा सोच रही है। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट ने उसे बताया कि आज फिर से बाइनिंग ने एक पियानो को तोड़ दिया। असिस्टेंट ने बहुत डरते हुए ये बात कही, अच्छा उसका बिल उसे दे दो और उसे कहो कि उस पियानो की पूरी कीमत स्टूडेंट काउंसिल के अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। सांग सिंची उसके लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहती थी। प्रेसिडेंट शांग। तभी प्रोफेसर अचानक ऑफिस में अंदर आ गए। उनकी आवाज में एक ऐसी घबराहट थी जिसे छुपाया नहीं जा सकता था। वो लगभग भागते हुए अंदर आए थे और उन्होंने दोनों हाथों से उस रिपोर्ट को इस तरह आगे बढ़ाया जैसे कोई कीमती तोहफा दे रहे हो। ये रिपोर्ट आप इसे एक बार जरूर देखिए। ये सुनकर सांग सिंची के हाथ रुक गए और फाइनली उसने अपनी नजरें उठाई। उन्होंने उस कागज को अपने हाथ में लिया और जैसे ही उनकी नजर उस पर लिखी बातों पर पड़ी, कमरे की हवा जैसे एक पल के लिए जम सी गई। सांग सिंची के चेहरे का वो शांत और संस्कारी अंदाज गायब हो गया और उसकी जगह एक भारी और डरा देने वाला गुस्सा आ गया। उस कागज को पकड़ने की वजह से उनकी उंगलियों के जो जोड़ थे वो सफेद पड़ गए। उसने अपने होठों को कस के बीच लिया। ये किसने लिखा है? उसकी आवाज में बहुत गुस्सा था, लेकिन उसने कमरे का तापमान एकदम ठंडा कर दिया था। सी क्लास के फांग युआन ने लिखा है ये सब कुछ। प्रोफेसर की आवाज बहुत दबी और डरी हुई निकली। शांग सिंची एक पल के लिए चौंक गई। उसकी आंख में अजीब सी हलचल हुई। इस नाम से भला वो अनजान कैसे हो सकती थी? 3 साल पहले मैं ठीक उसी सीट पे बैठता था जिस पर वो आज बैठी हुई थी, लेकिन अचानक एक ही रात में जैसे मैं पूरी तरह बदल गया। आसमान की ऊंचाइयों से सीधे कीचड़ में जा गिरा, मानो किसी कॉकरोच की तरह। वो इंसान था जिसे पीछे छोड़ने के लिए वो दिन रात मेहनत करती थी, और अचानक मैं उनके लिए एक ऐसा इंसान बन गया जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी। लेकिन मेरी लिखी हुई इस रिपोर्ट को देखकर उसे लगा कि क्या मैं 3 साल
साल से बस नाटक कर रहा था या फिर सही समय का इंतजार। इन सब बातों की परवाह किए बिना मैं यूनिवर्सिटी के सबसे शांत चाइनीज रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। मैंने धीरे से खुद से कहा, यहाँ का माहौल बिल्कुल शांत है, जैसा मुझे चाहिए था ठीक वैसा है। मैं विंडो के किनारे वाले एक सीट पे जाके बैठ गया। खिड़की से आती हुई धूप मेरे चेहरे पे एक कमाल की चमक बिखेर रही थी। मैंने आराम से हल्का फुल्का खाना ऑर्डर कर दिया, एक हाथ से अपनी चिन को सहारा दिया और बेफिक्री से खिड़की के बाहर बने गार्डन को देखने लगा। लियू साहिबा, तभी एक लड़के की अजीब सी मीठी आवाज गूंजी जिसने वहाँ का सन्नाटा तोड़ दिया। ये सुनकर मैंने अपनी नजरें थोड़ी सी घुमाई। मुझसे कुछ ही दूरी पर लियू रुआन बैठी थी। वो लियू परिवार की वो वारिस थी जिसने मुझे कभी स्विमिंग पूल में फिकवाया था। वो यहाँ पर एक लड़के के साथ आके बैठ रही थी। लियू साहिबा, क्या आज रात आप मेरे साथ वक्त बिताएंगी? उस लड़की की आवाज में एक अजीब सा खिंचाव और चापलूसी थी। लियू रुआन के होठों पर एक बेफिक्र और ठंडी मुस्कान थी। उसने बस ऊपर ऊपर से उस लड़के की पीठ थपथपाई। बात मानो, मुझे कुछ काम है। वो लड़का थोड़ा सा चिढ़ गया और जिद करते हुए बोला, लियू साहिबा, आप हमेशा ऐसा ही करती हैं, है ना? क्या आपके दिल में मेरे सिवा कोई और है? उसने अपनी बातों ही बातों में इशारा करते हुए खिड़की के पास बैठे मेरे उस शांत और बेफिक्र अंदाज की तरफ देखा। मैं सुना है कि फांग खानदान के बड़े साहब का बर्ताव आज कुछ बदला है और उनके तौर तरीके काफी खतरनाक हो गए हैं। कहीं ये सब फिर से आपका ध्यान खींचने के लिए तो नहीं? या हो सकता है कि उसका कोई नाटक हो? लियू रुआन ने आखिरकार अपनी झुकी हुई नजरें धीरे से उठाई और उस लड़के के देखने की दिशा में खिड़की के पास बैठी मेरी उस शख्सियत को अपनी नजरों में कैद कर लिया। सूरज की रोशनी मेरे चेहरे को चमका रही थी। मेरी पलकें झुकी हुई थी, जैसा मेरा इस दुनिया से कोई लेना देना ही ना हो। मेरी आंखों में ना तो कोई दीवानगी थी और ना ही कोई चापलूसी। उसमें बस एक एटीट्यूड था जो कि सामने वाले को चुभ रहा था। लियू रुआन ने एक हल्की सी हंसी निकाली जिसमें साफ साफ नफरत और मजाक उड़ाने का अंदाज था। वो उसकी नजरें मेरी तरफ टिक गई, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की कीमत लगा रहा हो। उसकी इतनी औकात। उसकी आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन उस शांत रेस्टोरेंट में सबको साफ साफ सुनाई दे रहा था। आसपास बैठे और भी लोग अब मेरी तरफ ही देखने लगे थे। उस जैसे इंसान की तरफ अगर मैं एक नजर भी देख लूं तो मुझे घिन आती है। तब जाकर मैंने बहुत धीरे से अपना सिर उसकी तरफ घुमाया। मेरे चेहरे पर इस बेइज्जती का ना तो कोई गुस्सा था और ना ही कोई शर्मिंदगी, बल्कि मैं तो और आराम से अपनी कुर्सी पर टिक के बैठ गया था। मेरी उन ठंडी और बेफिक्र आंखों में एक अजीब सा परखने का अंदाज था। मैंने बिना किसी जल्दबाजी के ऊपर से नीचे तक लियू रुआन को सर से लेकर पैरों तक बहुत गौर से देखा। मेरी वो नजर ऐसी थी जैसे मैं किसी बेहद घटिया और रद्दी चीज की कीमत आंक रहा हूँ। मैंने अपने होठ खोले और बस एक शब्द कहा, गंदगी। ये सुनते ही रेस्टोरेंट में बैठे जितने भी लोग थे उन सब की सांसें थम गई। लियू रुआन के चेहरे पे जो मजे लेने वाली मुस्कान थी वो वहीं के वहीं जम गई। फांग युआन, वो इंसान जो कभी उसके पीछे एक कुत्ते की तरह पूंछ हिलाता था, वही फांग युआन आज सबके सामने ऐसी नजरों से और ऐसे लहजे में उसकी बेइज्जती करने की हिम्मत कर रहा था। उसकी इतनी हिम्मत की उसने मुझे गंदगी कहा। फांग युआन! लियू रुआन ने गुस्से में अपने पास बैठे उस लड़के को झटके से दूर धकेला। वो अपनी सीट से खड़ी हो गई और कुछ ही कदमों में तेजी से चलकर मेरी टेबल के पास आ खड़ी हुई। गुस्से से सीधे मेरे आंखों में झांकने लगी, जैसे वो मेरे अंदर वो पुरानी दीवानगी, डर या घबराहट ढूंढने की कोशिश कर रही हो। लेकिन अब जब लियू रुआन मेरे सामने आई तो उसका सामना मेरी उन आंखों से हुआ जो पूरी दुनिया को नजरअंदाज करती थी, जिनमें उसके लिए हल्की सी नफरत और ऊपर से नीचे तक देखने वाली दया थी। लियू रुआन गुस्से में पागल होकर हंसने लगी, लेकिन उस हंसी में एक ऐसी ठंडक थी जो हड्डियों तक को कपा दे। नाटक तो तुम बहुत अच्छा कर लेते हो, उसने अपनी आवाज को बहुत धीमा करते हुए कहा। तुम्हें क्या लग रहा है इस तरह का एटीट्यूड दिखाकर तुम मुझे अपनी तरफ खींच लोगे? ये सब तुम्हारे मुझे फंसाने के नए पैतरे है ना? वो झटके से मेरे और करीब आ गई। उसकी गर्म सांसें सीधे मेरे चेहरे को महसूस हो रही थी। उसकी आवाज में पूरी तरह घमंड और मुझे नीचा दिखाने का जिद था। चाहे मैं कितनी भी गंदी क्यों ना हूँ, लेकिन इस जिंदगी में मैं तुम्हें कभी भी छूना पसंद नहीं करूंगी। मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई। मैंने सीधे लियू रुआन की आंखों में देखा और बेइज्जती कर दी उसकी। मेरी नजरों में हलचल या डर नहीं था। अगर लियू साहिबा को कोई और काम ना हो तो अब मुझे अपना खाना खाना है। देखो ठंडा हो रहा है। लियू रुआन और ज्यादा गुस्सा हो गई और उसने गहरी सांस ली और तेजी से पलट के रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ बड़े बड़े कदम बढ़ाते हुए चली गई। ये छोटा सा तमाशा अब शांत हो चुका था। मैंने अपने टेबल पे सजे उस खाने की तरफ देखा और बड़े आराम से बैठ गया। लेकिन तभी सिस्टम की आवाज आती है, टास्क रिमाइंडर, बचा हुआ समय 44 घंटे 32 मिनट। वो आवाज मुझे याद दिला रही थी कि मेरा काम अभी अधूरा है और ये वक्त आराम से खाने का नहीं है मेरे लिए। खैर मैंने उस आवाज को पूरी तरह अनसुना कर दिया और बड़े आराम से अपने कटोरे में रखे सूप को चम्मच से मिलाने लगा। दोपहर के बाद की जो क्लास थी वो मेरे लिए इतनी आसान थी जैसे सांस लेना। ये वो फील्ड थी जिसमें मैं 15 साल की उम्र से पहले से ही एक्सपर्ट बन चुका था। ये जो बीच के 3 साल खाली बीत गए थे वो सिर्फ मेरी काबिलियत पे जमी धूल की तरह थे जो अब हट चुकी थी। मैंने अपनी चिन पे हाथ रखा और बेफिक्री से खिड़की के बाहर देखने लगा। मेरे दूसरे हाथ की उंगलियों से मैं बड़े सलीके से पेन को हवा में घुमा रहा था। तभी क्लास खत्म होने का घंटा बजा और छाती पर स्टूडेंट काउंसिल का बैच लगाए हुए एक जूनियर मेंबर पूरी क्लास के सामने डरते हुए अंदर आया। उसी सीधे कोने में मेरी सीट की तरफ बढ़ा। स्टूडेंट फांग युआन। उसकी आवाज में काम के सिलसिले वाली इज्जत तो थी, लेकिन वो अपनी आंखों का डर छुपा नहीं पा रहा था। प्रेसिडेंट शांग ने आपको अपने ऑफिस में बातचीत के लिए बुलाया है। मैंने बहुत धीरे से अपनी नजरें उठाई और आने वाले लड़के को बस एक नजर से देखा। मेरी आवाज बहुत शांत थी। जाकर शांग सिंची से कह दो अगर वो मुझसे मिलना चाहती
जानती है तो खुद चल के यहाँ आए। ये सुनते ही पूरी क्लास सी में सन्नाटा पसर गया। बस आधे ही दिन के अंदर मैंने अपने एटीट्यूड से सबकी ऐसी की तैसी कर रखी थी। अब किसी में मुझ पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं थी, किसी की सांस तक नहीं चल रही थी। शाम के वक्त मैं स्कूल के गेट पर खड़ी अपनी उस सिंपल सी गाड़ी की तरफ बढ़ा। कार के पास फांग परिवार के सबसे पुराने और खास मैनेजर चेन खड़े थे। उन्होंने आगे बढ़कर मुझे एक साफ तौलिया दिया। छोटे साहब अपने हाथ साफ कर लीजिए, मालिक और छोटी साहिबा फांग श्याओ दोनों ही मेन विला में आपका इंतजार कर रहे हैं। फांग श्याओ ये नाम मैनेजर चेन ने बहुत साफ साफ और दबा कर लिया था। सुनते ही मेरी उंगलियों की हलचल एक पल के लिए रुकी, जिसे कोई देख भी नहीं सकता था। मैंने बहुत धीरे से खुद को कहा, फांग श्याओ, वही जो मॉरिस एकेडमी की सबसे होनहार स्टूडेंट रह चुकी है। इन 3 सालों में जब मैं यहाँ नहीं था, वो धीरे धीरे मेरी जगह लेने वाली मेरी दूर की चचेरी बहन है। अब कार फांग परिवार के उस आलीशान और बड़े विला के गेट के अंदर आ गई। पूरा हॉल रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन वहाँ का माहौल बहुत भारी और तनाव से भरा था। पिताजी फांग फू सोफे पर बैठे थे, बोहें बुरी तरह सिगड़ी हुई थी। खानदान के कई बड़े डायरेक्टर्स दोनों तरफ की सीटों पर बैठे थे और उनकी नजरों में मेरे लिए बस शक था। लेकिन जो मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींच रही थी वो थी पिताजी के बगल में खड़ी लड़की फांग श्याओ। वो काफी लंबी थी और उसने बहुत सुंदर सी ग्रे रंग की एक फॉर्मल ड्रेस पहन रखी थी, जो कि उसकी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा निखार रही थी। इस समय उसकी नजर बिना किसी हलचल के मेरी तरफ टिक गई। आ गए तुम। पिताजी की भारी आवाज ने उस चुभने वाले सन्नाटे को तोड़ा। उनकी आवाज में थकावट और एक अजीब सा शक साफ महसूस हो रहा था। इस पूरे माहौल को देखकर मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने बड़े आराम से हॉल में बैठे सभी लोगों को देखा और आखिर में अपनी नजरें फांग श्याओ के उस खूबसूरत लेकिन बर्फ जैसे ठंडे चेहरे पर टिका दी। क्या आप सब मेरा इंतजार कर रहे थे? फांग श्याओ ने अपना चश्मा ठीक किया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फैसले के मुताबिक पिताजी ने बहुत भारी आवाज में कहना शुरू किया, आज से फांग श्याओ अस्थायी रूप से बिजनेस और खानदान में तुम्हारे सारे हक और जिम्मेदारियां संभालेगी। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक ऐसी बेबसी और भारीपन था जिसे छुपाना मुश्किल था। इस खानदान के मुखिया होने के नाते पूरे परिवार के फायदे के सामने उन्हें अपने खुद के रिश्तों और भावनाओं को पीछे छोड़ना ही पड़ा था। तुम्हारी इन 3 सालों की आवारागर्दी और गलतियों की वजह से तुमने इस घर में अपनी बात रखने का हक बहुत पहले ही खो दिया था। अब से ठीक 1 महीने बाद अगर तुम मॉरिस एकेडमी के मंथली एग्जाम में टॉप 3 में नहीं आ पाए तो फांग श्याओ परमानेंटली हमारा सारा बिजनेस अपने हाथ में ले लेगी। हाल ही में तुमने जो कई बार नियम तोड़े हैं और वहाँ पर जो तमाशा किया है उसकी पूरी रिपोर्ट डायरेक्टर्स के पास पहुंच चुकी है। पिताजी ने तुम्हारे लिए जो 1 महीने का वक्त मांगा है वो सिर्फ इस कंडीशन पे है कि तुम अपनी हद में रहो और कोई नया तमाशा ना करो। उसकी आवाज में अभी भी ठहराव और शांति थी। पूरे हॉल में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। सारे डायरेक्टर्स एक दूसरे को देखने लगे और पिताजी चुपचाप बैठे रहे। मैं बस शांति से सब देख रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद बस मेरी आंखों में गुस्सा उबल रहा था। लेकिन तभी अचानक मैं धीरे से हंस पड़ा। मेरी वो हंसी उस शांत हॉल में बहुत साफ और सामने वालों के कानों में चुभने वाली थी। अस्थायी रूप से संभालेगी। मैंने मजे लेते हुए उनके शब्दों को दोबारा दोहराया। मेरे लहजे में उसके लिए साफ साफ मजाक और नफरत थी। जो चीजें मेरी है उन्हें कोई दूसरा छुए ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। इस 1 महीने के अंदर अगर तुम्हारी हिम्मत मेरी किसी भी चीज पर हाथ डालने की हुई या तुमने पीठ पीछे कोई भी गंदा खेल खेला तो मैं अपने हाथों से ही तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा। मेरी ये बात सुनते ही फांग श्याओ की आंखें एक पल के लिए सिकुड़ गई, लेकिन उस कड़क और परफेक्ट दिखने वाले चेहरे पर अभी भी कोई हलचल या घबराहट नहीं थी। उसने अपने जबड़े को कस लिया। उसकी आवाज अभी भी वैसी ही ठंडी थी, संभली हुई और बिना किसी डर के। उसने कहा, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ फांग परिवार के फायदे की रक्षा करना है, बस इतना ही। ये सुनकर मैंने वहाँ मौजूद किसी भी इंसान की तरफ दोबारा नहीं देखा और तेजी से पलटकर वहाँ से बाहर निकल गया। अगला दिन, टास्क रिमाइंडर, बचा हुआ समय 23 घंटे 5 मिनट। लगता है अब तुम्हें याद दिलाने के तरीके को बदलना पड़ेगा। काम में ढील देने की कीमत एक छोटी सी सजा है। सिस्टम के उस रिमाइंडर के साथ मेरे शरीर में एक अजीब सी हलचल हुई, जैसे कि कोई सुइयां चुभ रही हो। वैसे ही एक दर्द मेरी रगों में बहने लगा। ये चीज हाई डायमेंशन की तरफ से एक चेतावनी थी जो मुझे टास्क में देरी करने की सजा दे रही थी। मैं एक शांत जगह पे गया और हंसते हुए कहा, क्या तुम्हारा सब्र जवाब दे रहा है? लगता है हाई डायमेंशन के लोगों के पास भी अपनी कमजोरियां होती हैं। थोड़ी देर बाद मैं बहुत आलीशान तरीके से मॉरिस एकेडमी में चला गया। स्टूडेंट फांग युआन। तभी पीछे से एक बर्फ के पहाड़ से बहने वाले ठंडे झरने जैसी साफ और सुरीली आवाज गूंजी, जिसने पल भर में आसपास के शोर को पूरी तरह शांत कर दिया। मेरे कदम जरा रुके और मैं धीरे से पीछे घूमा। सांग सिंची खुद अपने सामने से हटती हुई भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए सीधे मेरी तरफ चली आ रही थी। मैंने कहा, अरे प्रेसिडेंट शांग साहब खुद ही यहाँ पधारे हैं। मैंने भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। मेरे लहजे में एक मजे लेने वाला अंदाज साफ था। पता नहीं ऐसा क्या जरूरी काम आ गया है जिसके लिए आपको खुद यहाँ तक चलकर आना पड़ा। सांग सिंची के होठों पर एक बहुत परफेक्ट मुस्कान आ गई। फांग युआन, कल जो तुमने फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाई थी मुझे उसमें काफी दिलचस्पी है। उसकी नजरें पूरी तरह मुझ पर आके टिक गई। पता नहीं मुझे अब ये मौका मिलेगा या नहीं कि तुम मेरे साथ स्टूडेंट काउंसिल के ऑफिस में चल के इस पर थोड़ी बातचीत करो। मैंने भी उसके जवाब में वैसी ही एक परफेक्ट मुस्कान बिखेरी, लेकिन मेरी आंखों के अंदर भी कोई अपनापन नहीं था। जब आप इतनी प्यार से मुझे बुला रही हैं तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? और इस तरह आसपास के लोगों की जलन से गुजरते हुए मैं शांग सिंची के साथ उस स्टूडेंट काउंसिल के रूम में चला गया। स्टूडेंट फांग, सांग सिंची अपनी सीट पर बैठी नहीं, वो उस बड़ी सी कांच की खिड़की के सामने जाके खड़ी हो गई। उसकी पीठ सुबह की धूप की तरफ थी। मुझे फालतू की बातें करके समय बर्बाद करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम बहुत अच्छे जानते हो कि तुम्हारी वो रिपोर्ट शांग परिवार के इस सबसे खास प्रोजेक्ट के लिए क्या मायने रखती है, जिसे बनाने में हमें सालों लगे हैं। मैंने उसकी बात का कोई सीधा जवाब नहीं दिया। मैं बस बड़े ही आराम से सोफे पर टिक के बैठा था। मेरी उन ठंडी और बेरुखी से भरी आंखों में सब कुछ पहले से ही जान लेने
का एक भरोसा था और मैं बस शांति से उसे देखता रहा। सांग सिंची पीछे घूमी, उसकी नजरें सीधे मेरी आंखों में छुप रही थी। अगर मैं ये चाहूँ कि तुम इस रिपोर्ट की बातों को पूरी तरह राजी रखो ताकि शांग परिवार का ये प्रोजेक्ट बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सके, अगर तुम थोड़ा रुक जाते हो तो मैं तुम्हारी कोई भी शर्त मानने को तैयार हूँ। ये एक सौदा है। उसका ये अंदाज ये बता रहा था कि उसे माहौल को अपने कंट्रोल में रखने का कितना भरोसा है। प्रेसिडेंट साहब का वादा सुनने में तो ये सौदा बहुत महंगा लगता है। आखिरकार मैंने अपने होठ हिला ही दिए और बड़े ही एटीट्यूड में आकर बोला, इस सौदा इतना महंगा है कि शांग परिवार की उस पूरी मेहनत और इतने बड़े प्लान की बराबरी कर सके जिसे आप हर हाल में पाना चाहते हो। मैंने अपनी बातों को थोड़ा खींचते हुए कहा और मेरी नजर सांग सिंची के उस परफेक्ट लेकिन ठंडे चेहरे पे टिक गई, जैसे मैं किसी सामान या प्रोडक्ट की कीमत लगा रहा हूँ। सांग सिंची की भुएं एक पल के लिए अंदर ही अंदर सिकुड़ गई। उसकी ग्रे आंखों की गहराई में एक ठंडी और पैनी चमक दौड़ गई। इसकी हिम्मत तो देखो, ये सीधे आसमान छूने वाली बात कर रहा है। उसने मनी मन सोचकर मेरा मजाक उड़ाया और वो हिसाब लगाने लगी कि आखिर मैं क्या कीमत मांग सकता हूँ और जरूरत पड़ने पर क्या कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन मैंने अपनी बात का रुख एकदम से बदला। इस राज को मैं सच में तुम्हारे लिए पूरी तरह अपने सीने में दफना दूंगा। सांग सिंची की नजरें थोड़ी सीरियस हुई। तुम्हें क्या चाहिए? उसकी आवाज अभी भी वैसी संभली हुई थी, लेकिन कमरे के अंदर का माहौल और ज्यादा भारी हो गया था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ एक शर्त लगाना चाहता हूँ और शर्त ये होगी कि अगले महीने के एग्जाम में पूरे कॉलेज में पहले नंबर रैंक 1 पर कौन आता है। मैं थोड़ा सा रुका ताकि मैं सांग सिंची की आंखों में एक पल के लिए आने वाली उस हैरानी के मजे ले सकूं और फिर मैंने अपनी बात का सबसे बड़ा और भारी पत्ता सामने फेंक दिया। रही बात इस शर्त की बाजी की, अगर तुम हार गई तो ये स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट की कुर्सी मेरी होगी। मेरी नजरें बिना किसी डर के उसके ऊपर टिक गई। मैं बेझिझक उसकी उस बेहद खूबसूरत गर्दन के हिस्से से लेकर उसकी कॉलर बोन तक अपनी नजर घुमा रहा था और इसी के साथ ही तुम्हें मेरा गुलाम बनना होगा। मेरी ये बात सुनते ही अचानक एक बेहद गहरी और कभी न दमने वाली नफरत का एहसास किसी जहरीले बैल की तरह सांग सिंची के दिलो दिमाग पे छा गया। अच्छा, तो बात आखिरकार घूम फिर के यहाँ तक आ गई है। तुम्हारा ये दमदार कमबैक, ये टैलेंट, ये धमकी, इन सब का आखिरी मकसद अभी भी बस मुझसे तुम्हारी गुलामी करवाना चाहता है। तुम्हारी ये ख्वाहिश ही बेकार है। उसकी आंखें पल भर में बर्फ जैसी ठंडी और तीखी हो गई, लेकिन उसने अपनी विल पावर के दम पे उस नफरत और गुस्से को अंदर ही दबा लिया। सिस्टम अलर्ट, टारगेट सांग सिंची की लाइकिंग अफेक्शन गिरकर -50% हो चुकी है। मेरे दिमाग में सिस्टम की चेतावनी साफ साफ गूंजी, लेकिन मेरे चेहरे की मुस्कान जरा भी कम नहीं हुई। उल्टा वो और भी ज्यादा गहरी और कातिलाना हो गई। मुझे उसकी इस नफरत से कोई फर्क नहीं पड़ता था और ना ही उसके इस गुस्से से। मैं बस बड़े ही आराम से सोफे पर पीछे की तरफ झुक गया और अब मेरी नजरें किसी खरीदार की तरह थी जिसमें सिर्फ एक चीज को परखने का अंदाज था, जैसे कोई किसी सामान की वैल्यू देख रहा हो। अब बड़े आराम से मैंने एक बार फिर से सांग सिंची को सर से लेकर पांव तक अच्छी तरह अपनी नजरों से नापा। मेरी लंबी उंगलियों के बीच फंसा पेन हवा में धीरे धीरे उसके चेहरे का नक्शा सा बना रहा था। अब मैंने बहुत धीमी आवाज में खुद से कहा, ये बहुत कमाल की गुलाम बनेगी। मैं इससे बहुत खुश था और बात सिर्फ इतनी सी थी कि सांग सिंची मेरी नजरों के मायने बहुत अच्छे से समझ रही थी। ये कोई प्यार नहीं था, ना कोई दीवानगी थी, बल्कि ये एक बेहद क्रूर और ठंडे दिमाग से किया गया और सोचा समझा चाल थी। मुझे बस उसे अंदर से बेइज्जती महसूस करानी थी। पूरे ऑफिस में एक भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ हम दोनों की नजरें एक दूसरे से टकरा रही थी, जैसे हवा में कोई अनदेखी चिंगारी सुलगा रहा हो। काफी देर बाद सांग सिंची ने आखिरकार बहुत धीमे से अपने होठ खोले। उसकी आवाज भारी और शांत थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी जमी हुई झील की गहराई से निकल कर आ रही हो जिसमें चुभने वाली ठंडक थी। मंजूर है। उसने मेरी शर्त मान ली थी और हाँ भी कर दी थी। उसका ये एटीट्यूड उसकी रग रग में बसे उस भरोसे से आता था। वो हर किसी को कुचल सकती थी। उसका अल्टीमेट सेल्फ कॉन्फिडेंस। तुम जीत नहीं सकते, भले ही तुम्हारा खोया हुआ टैलेंट अचानक जाग गया हो, लेकिन इन 3 सालों में जो खाई हमारे बीच बनी है उसे तुम महज इस आधे महीने में पार नहीं कर सकते। मेरी समझ की जो आखिरी ऊंचाई है वो उसकी नजरों में रास्ते में पड़े एक मामूली पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं थी। उसने मुझसे कहा, रही बात उन अफवाहों की कि तुम 3 साल से अपनी ताकत छुपा रहे थे, तो मैं तुम्हारी इस बकवास पर बिल्कुल यकीन नहीं करती। जरा पिछले 3 सालों को याद करो। तुम कॉलेज के गेट पर हाथ में कागज के सस्ते सितारे लिए ल्यू रुआन का इंतजार करते थे। तुम बड़ी बड़ी पार्टियों में ल्यू सुआन के पीछे भागते थे और सिक्योरिटी गार्ड तुम्हें घसीट कर बाहर फेंक देते थे। तुम बाय निंगमिंग की एक मामूली सी नजर पाने के लिए अपनी बेइज्जती भी करवाने लगते थे। इन 3 सालों में तुमने ना अपनी इज्जत मिट्टी में लाई है, बल्कि पूरे फांग परिवार के बिजनेस के आगे बढ़ाने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। इतनी बड़ी और भारी कीमत चुकाना सिर्फ एक कमबैक के नाटक के लिए। ये बात पूरी बेतुकी और बकवास थी जिसमें नुकसान के सिवा कुछ नहीं था। और अगर तुम हार गए तो? सांग सिंची की आवाज में एक कड़ा और आखिरी फैसला सुनाने जैसा अंदाज था। उसकी आंखें चील की तरह मुझ पर पूरी तरह लॉक हो चुकी थी, जैसे किसी शिकारी की नजर अपने शिकार पर होती है। ये सुनकर मेरे पतले होठों पर एक गहरी मुस्कान आ गई, जैसे मैंने अंजाम पहले से ही देख लिया हो। मैं ये मान लूंगा कि फाइनेंशियल रिपोर्ट कभी थी ही नहीं और मैं शांग परिवार के इस बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट में कभी दखल नहीं दूंगा। मैं थोड़ा सा रुका और अपनी बात की रफ्तार थोड़ी धीमी की, जिसमें सब कुछ दाव पर लगा देने का जुनून था। और इसके साथ ही मैं अपनी मर्जी से हमेशा के लिए मॉरिस एकेडमी को छोड़ दूंगा और इस शहर के 8 बड़े रईस खानदानों की वारिसों की लिस्ट से मैं अपना नाम भी हटा लूंगा। नहीं। सांग सिंची का शरीर थोड़ा सा आगे की तरफ झुका, अपने दोनों हाथ टेबल पे जोर से टिकाए। उसकी आवाज बेहद भारी और धीमी थी। मुझे चाहिए कि तुम मॉरिस एकेडमी के बीचों बीच बने उस कॉलेज मैनिफेस्टो पिलर के नीचे घुटनों केवल बैठो और पूरे कॉलेज के प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स के सामने अपने मुंह से ये कबूल करो कि तुम पिछले 3 सालों से कितने बेवकूफ घटिया इंसान रहे हो और जो
जो तुमने मुझसे बात कही कि तुम मुझे अपना गुलाम बनाना चाहते हो, वो बात कितनी घिनौनी थी। और इसके बाद हमेशा के लिए इस मॉइस एकेडमी से दफा हो जाओ, इस पूरे शहर से निकल जाओ और अपने पूरी जिंदगी कभी दोबारा यहाँ कदम मत रखना। सिर्फ ऐसी भयानक शर्त ही उसे उस बेइज्जती और अपमान से राहत दिला सकती थी जो मेरी नजरों ने उसे दी थी। मैंने बड़े ही शांत होकर उसे देखा। मेरी आंखों में डर का एक कतरा तक नहीं था। मेरा वो पीला सा चेहरा इस गजब के रोमांच की वजह से अजीब तरीके से लाल हो गया था। आखिरकार मेरे होठों से बस एक शब्द निकला, ठीक है। शर्त अब पक्की हो चुकी थी। हम दोनों के बीच एक अनदेखा और कड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था। तभी दिमाग में फिर से सिस्टम की आवाज गूंजी, ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, लेकिन मेरे एनालिसिस और कैलकुलेशन के मुताबिक आपके पास उसे जीतने का कोई पक्का मौका यानी 100% चांस नहीं है। तभी तो असली मजा आएगा, है कि नहीं? मुझे बिना किसी रोमांच और मजे की शर्त पसंद नहीं है। सिस्टम टास्क रिमाइंडर, बचा हुआ समय 15 घंटे 43 मिनट। दोपहर के वक्त जब कॉलेज की छुट्टी होने वाली थी तो वो किसी भूत की तरह ठंडी और डरावनी आवाज में दिमाग में दोबारा गूंजी, और उस आवाज के साथ ही मेरे बदन में पहले से भी कई ज्यादा दर्द उठा। मैं सिर उठाकर क्लास की दीवार पर लगी घड़ी को देखा। छुट्टी होने के बाद अब सिर्फ 30 मिनट बचे थे। अगर कॉलेज का ये वक्त हाथ से निकल गया और मुझे इस टास्क को पूरा करने के लिए लुओ परिवार के घर जाना पड़ा तो वहाँ घुसकर इसे करना वाकई आसान नहीं होने वाला। मॉइस एकेडमी का ईस्ट विंग म्यूजिक पियानो रूम। कमरे की हवा में रेजिन, पुरानी म्यूजिकल शीट और गुलाब के एसेंस ऑयल की एक अजीब सी मिलीजुली खुशबू थी। लुओ सुआओ, मेरे सारे टारगेट में सबसे मुश्किल और जिसे समझना नामुमकिन हो ऐसी लड़की, एक ऐसी कड़क आर्टिस्ट जिसने अपने तन मन को पूरी तरह इन म्यूजिकल नोट्स के हवाले कर दिया हो। वहाँ पियानो के पास एक लंबा और खूबसूरत साया रोशनी और अंधेरे के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था। लुओ सुआओ ने अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाया हुआ था और उसकी पतली नाजुक उंगलियां पियानो के कवर पर हल्की सी टिकी थी। वो किसी पुराने जमाने की क्लासिक ऑयल पेंटिंग जैसी लग रही थी, जिसमें गजब की रॉयल्टी तो थी लेकिन साथ ही एक गहरा दुख भी छुपा हुआ था। मैंने पहले भी कहा था ये जगह तुम्हारे आने के लिए नहीं है। उसकी आवाज में कोई गर्माहट नहीं थी। उसका एक एक शब्द भारी थकावट और मुझे वहाँ से भगाने की जिद से भरा था। मैंने उसकी बात को पूरी तरह अनसुना कर दिया। मेरी नजर पियानो के कवर से हटकर वहाँ बिखरे हुए कुछ पीले पड़ चुके कागजों पर जा टिकी, जिन पर लिखे हुए अनगिनत म्यूजिकल नोट्स को काट काट कर पूरी तरह खराब कर दिया गया था। चेंजेस के कई निशान, कई लाइनें और गुस्से में पेन से खरोचे गए वो निशान एक दूसरे के ऊपर अजीब से मंडरा रहे थे। इस जगह पर मेरी आवाज एकदम शांत और ठंडी थी। तुमने इसे 15 बार बदला है लेकिन तुम अभी भी इससे खुश नहीं हो। मुझे बताओ तुम संगीत के जरिए आखिर क्या बयां करना चाहती हो? ये कहते हुए मेरा हाथ बहुत धीरे से उसके कंधे पे जा टिक गया। सिस्टम अलर्ट, टारगेट लुओ सुआओ, इमोशनल फ्लक्चुएशन, स्कोर 35%। बाहर निकलो यहाँ से। लुओ सुआओ की आवाज उसके भीजते हुए दांतों के बीच से निकली, जिसमें अपनी बर्दाश्त की आखिरी हद पर होने वाली एक कम कभी साफ महसूस हो रही थी। उंगलियां गुस्से और बेबसी में अपने ही घुटनों को जोर से खींच रही थी। वो बर्फीला अकड़ा हुआ हाथ मेरे सामने था। म्यूजिक कभी झूठ नहीं बोलता लुओ सुआओ। मेरी आवाज किसी लवर की फुसफुसाहट की तरह बेहद धीमी और मीठी थी, जिसमें उसकी रूह के पार देख लेने का एक जादू था। चलो मुझे अंदाजा लगाने दो कि तुम्हारी इस धुन के अंदर आखिरकार क्या बह रहा है। मेरी उंगलियां उसकी कांपती हुई कलाई के पल्स पर जाके रुक गई, जहाँ मैं उसकी बेकाबू और बुरी तरह भागती हुई धड़कनों को महसूस कर सकता था। ये एक डर। मेरी आवाज बहुत हल्की थी लेकिन उसके कानों पर किसी भारी हथौड़े की तरह लगी। ये गुस्सा और पागलपन है। मेरी उंगलियों ने उसकी नब्ज पर दबाव थोड़ा और बढ़ा दिया। ये हड्डियों तक में बसी हुई एक गहरी नफरत है। इन आखिरी दो शब्दों को मैंने बिल्कुल उसके बर्फीले कान के पास जाकर अपनी सांसों को छोड़ते हुए कहा। लुओ सुआओ का पूरा बदन इस बात को सुनते ही पूरी तरह कांप उठा। उसने झटके से अपने हाथ को पीछे खींचना चाहा, लेकिन मेरी उंगलियों ने, जो कि ऊपर से देखने में बहुत नरम लग रही थी लेकिन अंदर से बहुत मजबूत थी, उसकी नब्ज को अपनी जगह पर जोर से जकड़ रखा था। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसने अपनी फटी और भारी आवाज में इस बात को झुठलाने की कोशिश की। उसकी आवाज पूरी तरह टूट चुकी थी और वो अपनी आखिरी उम्मीद के खोने की एक दर्द भरी चीख जैसी लग रही थी। तुम इस पियानो से नफरत करती हो, तुम इस कमबख्त म्यूजिकल नोट से नफरत करती हो और तुम दुनिया की नजरों में बनी उस महान और चमचमाते हुई म्यूजिक जीनियस लुओ सुआओ से भी उतनी ही नफरत करती हो। मेरी नजरें उसकी कांपती हुई बीट के पार देख रही थी, क्योंकि मेरी आवाज अचानक से बेहद साफ और कड़क हो गई, जिसमें सब कुछ खत्म कर देने वाली एक क्रूरता थी। तुम्हारी माँ, वही जिन्हें इस सदी का सबसे महान पियानिस्ट कहा जाता है, उनकी वजह से ही तुमने इस संगीत की दुनिया में अपना कदम रखा था और उन्हीं के नाम के बदौलत तुम्हारे सिर पर ये जीनियस की बेटी का ताज सजाया गया था। मेरी उंगलियों के नीचे उसकी नब्ज एक पल के लिए बिल्कुल थम सी गई और अगले ही पल वो पहले से भी कई ज्यादा पागलों की तरह भागने लगी। लेकिन उन्हीं की वजह से तुम इस पियानो से मिलने वाली हर एक बेड़ी और उसकी परछाई से उतनी ही नफरत भी करने लगी। इसीलिए तुम इसे अपनी पूरी जिंदगी में कभी पूरा नहीं कर पाओगी। मेरी नजरें दोबारा से उस महंगे पियानो पर बिखरे हुए कागजों के मलबे पे जा टिकी और मेरी आवाज में तरस से भरा हुआ एक गहरा मजाक था। इस धुन को जिसे तुमने उनकी आत्मा के लिए बनाना शुरू किया था, मेरी बात पूरी हो पाती कि उसने मुझे चुप रहने के लिए कह दिया। सिस्टम अलर्ट, टारगेट लुओ सुआओ का इमोशनल फ्लक्चुएशन अपने पीक पर पहुंच चुका है। 85%। टास्क पूरा हुआ। लुओ सुआओ की दर्द भरी चीख और दिमाग में बजने वाले सिस्टम की वो रोबोटिक आवाज एक साथ गूंजी। तो आखिरकार मेरा अंदाजा सही निकला। ये गहरा दर्द और तड़प भी तो दिलो दिमाग की एक बहुत बड़ी हलचल ही है। मैंने नीचे बैठी हुई लुओ सुआओ की तरफ देखा। मेरी आंखों में अभी भी वही ऊपर से नीचे देखने वाला बेरुखा और ठंडा अंदाज था। मेरा हाथ आगे बढ़ा और मैंने पियानो के कवर पर रखी उन म्यूजिकल शीट को एक झटके में अपने हाथ में दबोच लिया। नहीं, लुओ सुआओ की आंखों की पुतलियां पल भर में फैल गई, क्योंकि वो कागज का टुकड़ा ही उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद था, जिसके सहारे
सहारे वो खुद को इस नर्क से आजाद करने की कोशिश कर रही थी। मैंने उस कागज को फाड़ दिया जिसमें उसकी बेबसी और खुद को बचाने की वो आखिरी धुंधली सी उम्मीद लिखी थी। वो सब कुछ मेरे हाथों के एक ही झटके में हवा में तैरते हुए अनगिनत छोटे टुकड़ों में बिखर गया। कागज के वो फटे हुए टुकड़े हवा में लहराते हुए उस चमकते हुए पियानो के कवर पर गिरने लगे और वहाँ बिछे महंगे कारपेट पर भी बिखर गए। समय जैसे इस एक पल के लिए पूरी तरह थम सा गया था। चारों तरफ सन्नाटा था। लुओ सुआओ का मुंह पूरी तरह खुला खुला रह गया, लेकिन उसके गले से अब एक भी लफ्ज नहीं निकल पा रहा था। लुओ सुआओ की नजरें पूरी तरह मेरी उंगलियों के बीच फंसे उस आखिरी फटे हुए टुकड़े पर टिक गई जिस पर अनगिनत बार काटा गया वो म्यूजिकल सिंबल बना था। वो टुकड़े किसी मरती हुई बेबस पतंग की तरह उसे सूने नजरों से देख रहा था। अब बताओ, मेरी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। क्या तुम्हारा दिल नहीं कर रहा कि तुम मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो ताकि तुम अपनी इस म्यूजिक शीट का बदला ले सको? दफा हो जाओ। लुओ सुआओ के भींचे हुए दांतों के बीच से एक फटी हुई आवाज निकली। अगर मैं एक कदम और आगे बढ़ता तो मुझे पता था कि वो मेरी ऐसी तैसी जरूर कर देती। मैंने अपनी नजरें नीचे की, उंगलियों पर लगे कागज के बारीक टुकड़ों को बेफिक्री से झाड़ा और लुओ सुआओ के पास से गुजरता हुआ सीधे उस लाइट के नीचे रखे पुराने खामोश पियानो की तरफ बढ़ गया। मैंने एक ही झटके में पियानो का कवर ऊपर उठा दिया। नहीं, लुओ सुआओ पागलों की तरह मेरी तरफ झपटी। उसका निशाना सीधे मेरी गर्दन पे था। वो मेरे जैसे नकारा इंसान को अपने पियानो को हाथ भी लगाने नहीं देना चाहती थी। इससे पहले कि उसकी उंगलियां मेरे बालों को भी छू पाती, मेरी उंगलियों के पोर पियानो की कीज पर टिक गए। मैंने कीज को जोर से दबाया नहीं था, बस उन्हें बहुत आराम से छुआ था जैसे कोई पंख छू रहा हूँ। पियानो से एक सिंगल सुर निकला जो कि बर्फ के पहाड़ से पिघले हुए पानी की तरह था। लुओ सुआओ लड़खड़ाते हुए आधा कदम पीछे हट गई और उसके घुटने जोर से जमीन से जा टकराए। वो कारपेट पे घुटनों के बल बैठ गई और उसकी नजरें पियानो के सामने बैठी मेरी पीठ पर जम गई। पियानो से अब सुरों की नदी बहने लगी, लेकिन अब वो साफ पानी नहीं थी बल्कि वो धुन कई ज्यादा गहरी, धीमी और एक बेहिसाब दर्द और उदासी से लिपटी हुई थी। घुटनों के बल बैठी लुओ सुआओ का बदन जैसे जम सा गया। उसकी आंखों का वो खूनी गुस्सा पल भर में गायब हो गया और उसकी जगह एक अजीब से खाली पन्ने ले ली। ये धुन तो वही है। उसकी यादों के बंद दरवाजे अचानक खुल गई। एक धुंधली, पुरानी और इतिहास के पन्नों में दफन हो चुकी दोपहर। ये तब की बात थी जब वो सिर्फ 9 साल की थी और अपनी जिंदगी का पहला पियानो कंपटीशन हार गई थी। तेज बुखार की वजह से उसकी हर सांस उसके गले को जला रही थी। पूरी दुनिया उसकी नजरों के सामने घूम रही थी और उसके पास बचा था तो सिर्फ हार का वो भयानक डर और अकेलापन। उसने पियानो बजाते हुए 3 सुर गलत दबा दिए थे। ये सब इस कमबख्त बीमारी की वजह से हुआ, सब मेरी इस कमजोरी की वजह से हुआ। अब माँ मुझसे कितनी निराश होंगी। वही माँ जिसने अपने सारे सपने और अपनी अधूरी जिद उस छोटी सी बच्ची के कंधे पे लाद रखी थी। लेकिन तभी किसी के आने की आहट हुई। कदम बहुत हल्के थे, मैं एक हिचकिचाहट थी और फिर पियानो के कवर को बहुत ही संभाल कर खोलने की एक हल्की सी क्लिक की आवाज आई और उसके ठीक बाद यही धुन हवा में गूंजने लगी थी। वो धुन किसी बेहद कोमल और प्यारे हाथ की तरह थी जो उसके डर और उसकी बीमारी के दर्द को सहला रही थी। तेज बुखार में उसका दिमाग सुन्न था। उसे ये भी याद नहीं था कि पियानो आखिरकार कौन बजा रहा था। याद थी तो सिर्फ उस धुन से मिलने वाली सुकून और सुरक्षा की वो पुरानी इमोशंस। ठीक होने के बाद उसने ना जाने कितनी बार पियानो की कीज पर उस धुंधली धुन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ बेकार रहा। लेकिन आज वो धुन इतनी साफ और जादू की तरह मेरी उंगलियों से निकल रही थी। ये जो धुन है, मेरी आवाज शांत थी। ये तुम्हारी माँ ने उस आखिरी शर्त से ठीक पहले लिखी थी जब से उसने होश संभाला था। उसकी माँ इस पूरे महाद्वीप की सबसे चमकती हुई सितारा थी, लेकिन जब वो बस 7 साल की थी तो उसकी माँ एक बहुत बड़ा चैलेंज हार गई और उस चैलेंज को हारने के बाद उसने संगीत की दुनिया को अलविदा कह दिया। और उसी के बाद से उसकी माँ पत्थर दिल और सनकी हो गई और उन्होंने अपने सारे अधूरे सपनों को एक भारी बेड़ी बनाकर उस मासूम बच्ची के कंधों पर लाद दिया। दिन गुजरते गए, साल बीतते गए। वो पियानो उसके लिए एक टॉर्चर टूल बन गया था। उसका टैलेंट उसके लिए एक श्राप बन गया था। वो तो बस अपनी माँ के सपनों को पूरा करने वाली एक मशीन बनकर रह गई। इसका मतलब ये था कि उसकी माँ ने कभी भी उसे असली रूप से प्यार भी नहीं किया था, जो हार सकती थी, जो बीमार हो सकती थी और जो डर भी सकती थी। लुओ सुआओ के सब्र का बांध टूटा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें जमीन पर गिरने लगी और पल भर में उसके नीचे बिछा वो महंगा सा कारपेट भी भीग गया। सिस्टम अलर्ट, टारगेट लुओ सुआओ का इमोशनल फ्लक्चुएशन स्कोर 97%। ये देखकर मैं बिना कुछ कहे चुपचाप मुड़ा और कमरे से बाहर जाने लगा। रुको, पीछे से लुओ सुआओ की कांपती हुई आवाज आई। मैं बिना रुके चलता रहा और मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे वो धुन जरूर सुनाओगी। मेरा लहजा बिल्कुल सीधा था और उसमें कोई इमोशन नहीं था, लेकिन उसमें एक ऐसा अंदाज था जिसे टाला नहीं जा सकता था। वो धुन जिसे तुम खुद अपनी मर्जी से बनाओगी, तुम्हारी अपनी असली धुन। टास्क काफी अच्छे से पूरा हुआ, तारीफ के लिए शुक्रिया। होठों पे मुस्कान आ गई, लेकिन मेरी आंखों में कोई खुशी या हंसी नहीं थी। मैंने बहुत धीमी आवाज में खुद से कहा, इस तरह सिस्टम द्वारा अपनी गर्दन पर तलवार लटकते महसूस करना वाकई बहुत बकवास एहसास है। इस टास्क के इनाम के तौर पर आप मुझसे कोई भी एक मदद मांग सकते हैं, जैसे कि आपके आने वाले मंथली एग्जाम में चीटिंग कराना। सिस्टम की वो रोबोटिक आवाज बिल्कुल स्पष्ट थी, लेकिन उसके शब्दों के पीछे जो साफ साफ सार्केज्म छुपा था वो सीधे मेरे दिमाग पे जाके लग गया। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी होठों की मुस्कान और गहरी हो गई और मेरी आंखों की गहराई में सब कुछ कुचल देने वाला एक बेरुखा आत्मविश्वास था। लेकिन एक चीज में मुझे तुम्हारी मदद जरूर चाहिए। मेरी कलाई पर बने इस भद्दे निशान को हमेशा के लिए मिटा दो। मैंने अपनी कलाई ऊपर उठाई और अपने बाएं हाथ की उंगली से दाएं हाथ के उस जख्म को धीरे से छुआ। वो निशान जिसे मिटाने के लिए न जाने कितनी महंगी दवाइयों का इस्तेमाल किया गया था, अब काफी धुंधला पड़ चुका था। मुझे ये निशान आंखों में चुभता था।
दूसरे प्लेयर्स की वजह से मेरे शरीर पे जो निशान पड़े थे मैं उसको एक एक करके मिटा देना चाहता था। तभी मेरी कलाई पर एक हल्की सी गर्माहट महसूस हुई और वो कांटों जैसा दिखने वाला स्कार धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस। सांग सिंची अपनी बड़ी सी ऑफिशियल टेबल के पीछे बड़ी रौब से बैठी थी और वो अपनी उंगलियों को बिना सोचे समझे टेबल पे थपथपा रही थी। वो टक टक की आवाज साफ बता रही थी कि उसका दिमाग अंदर से उतना शांत नहीं है जितना वो ऊपर से दिखा रही थी। तभी वो बोली, फांग युआन का सस्पेंशन और पनिशमेंट रिकॉर्ड जरा निकाल कर मेरे सामने लाओ। टेबल से कुछ ही दूरी पर खड़ी बाय निंगमिंग तभी विजिलेंस डिपार्टमेंट की एक नई साइन की हुई फाइल को समेट कर रख रही थी। सांग सिंची की बात सुनते ही उसके हाथ एक पल के लिए बहुत मामूली सी ठिठके। उसने बहुत धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। पनिशमेंट रिकॉर्ड। बाय निंगमिंग की बातों में एक अनदेखा कड़ापन और शक साफ झलक रहा था। पिछले 3 सालों में जो उसने महान कारनामे किए हैं उनके बारे में तुमसे बेहतर कौन जानता है। अचानक तुम्हें उसमें इतनी दिलचस्पी कब से होने लगी। सांग सिंची की उंगलियां टेबल पे थम गई और उसकी नजरें सीधे बाय निंगमिंग के चेहरे पे जाकर लॉक हो गई। उसने बहुत ही बारीकी से सामने वाले के लहजे में छुपी उस नाराजगी को पकड़ लिया था जो बाय निंगमिंग को सांग सिंची के इस रिकॉर्ड से हुई थी। इस बात को छोड़ो, मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि आखिरकार तुम कब से उससे जुड़े मामलों पर इतने तीखे रिएक्शन देने लगी हो। मैं तो बस हैरान हूँ। बाय निंगमिंग ने बहुत ठंडे और बेरुखे अंदाज में जवाब दिया। एक ऐसा कचरा स्टूडेंट जो क्लास से लात मारकर निकाले जाने वाला था, आखिर उसकी औकात ही क्या है। क्या वो वाकई इतना काबिल है कि तुम अपना कीमती वक्त उसकी उन बकवास और बेकार फाइलों को खंगालने में बर्बाद करो। सांग सिंची ने बाय निंगमिंग की उस बर्फीली और शक से भरी नजरों का डटकर सामना किया। दोनों की आंखों के पीछे एक गहरा तूफान सुलग रहा था। वो कुछ पलों के लिए बिल्कुल खामोश रही और उसकी उंगली ने एक बार फिर अनजाने में टेबल को हल्के से थपथपाया, जैसे मनी मन किसी का प्रॉफिट तोल रही हो। और आखिरकार वो वापस पीछे हटी, अपनी उस बड़ी सी कुर्सी के बैक रेस्ट से टेक लगाई और उसका अंदाज थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। यहाँ तक कि उसके होठों पर एक बहुत हल्की सी मुस्कान आ गई, शायद इसलिए क्योंकि वो मुझे अब बिल्कुल अलग महसूस करा रहा है। सांग सिंची की नजरें खिड़की के बाहर गिरते हुए शाम के घने अंधेरे पर जाकर टिक गई और उसकी आवाज काफी धीमी हो गई। वो बदल चुका है। यहाँ तक कि सांग सिंची भी, जो हमेशा खुद पर काबू रखती थी, जो हर एक चीज को मुट्ठी में रखती थी और जो हमेशा मुझे अपने पैरों की धूल और एक कलंक समझती थी, वो भी आज अपने मुंह से कह रही थी कि मैं बदल चुका हूँ। पूरे ऑफिस में एक सन्नाटा छा गया। बाय निंगमिंग की नजरें एक बार फिर सांग सिंची के उस बेहद खूबसूरत चेहरे पे जाके टिक गई, जैसे वो उस चेहरे के बारीक हाव भाव से उस सच को पढ़ने की कोशिश कर रही थी जो सांग सिंची उसे छुपा रही थी। लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। फांग फैमिली विला में एक चमचमाती लाल रंग की सुपर कार वहाँ से सजे धजे हरे भरे लॉन में कुचलते हुए आई और सीधे विला के आंगन के ठीक बीचों बीच आके रुक गई। मैं कार के दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा हो गया और मेरी उंगली उस कलाई को सहला रही थी जो अभी बिल्कुल साफ हो गई थी। वही कलाई जहाँ से पुराने जख्म का निशान साफ हो चुका था। तभी दूसरी मंजिल पर स्टडी रूम की उस बड़ी सी कांच की खिड़की के पास एक लंबी और बेहद खूबसूरत लड़की दिखाई दी, फांग शाओ। उसने अपना सिर थोड़ा सा नीचे झुकाया हुआ था और चश्मे के पीछे छुपी उसकी तीखी नजरें नीचे आंगन में खड़े सीधे मेरे चेहरे पे टिकी थी। मुझे उसकी वो चुभने वाली नजर सीधे साफ महसूस हुई। मैंने अचानक अपना सिर उठाया और हमारी नजरें एक दूसरे से टकरा गई। मेरी आंखों में देखते ही मेरे होठों पर एक ताना मारने वाली मुस्कान तैर गई और उसके बाद मैंने उस खिड़की की तरफ से अपना ध्यान हटाया। मैंने अपने कदम बढ़ाए और सीधा विला के मेन दरवाजे की तरफ चल दिया। ठीक उसी वक्त जब मैंने घर के अंदर कदम रखा तो वहाँ की घुमावदार सीढ़ियों से किसी के भारी कदमों की आवाज गूंजी। फांग शाओ बहुत ही शांत कदमों से सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। वो सीढ़ियों के बिल्कुल बीच में आके रुक गई और ऊपर से नीचे मुझे देखते हुए ये कहा कि मॉरिस एकेडमी की छुट्टी होने के वक्त से पूरे 4 घंटे 28 मिनट बीत चुके हैं। उसने बहुत स्टाइल से अपनी बाइक कलाई ऊपर उठाई और अपने उस बेहद कीमती घड़ी पर वक्त देखा। कॉलेज से लेकर यहाँ तक आने में अगर गाड़ी को नॉर्मल स्पीड से भी चलाया जाए और रास्ते के ट्रैफिक को भी जोड़ लिया जाए तो समय का अंतर ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट से ऊपर नहीं होना चाहिए था। तुम्हें हर हाल में 3:30 बजे यहाँ पर पहुंच जाना चाहिए था। आखिरकार तुम इतनी देर से कहाँ थे? गाइस, आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। अपने क्लासमेट्स के साथ इसे शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। और हाँ, अगर तुम्हें इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में मुझे बताना जरूर। मेरे चैनल पे और भी कमाल की वीडियो अपलोडेड है, तुम उसे भी जाकर एक बार चेक करो और मैं मिलता हूँ तुमको एक नई कहानी के साथ।